कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अब से पहले हमने सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर दिए जाने वाले शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर सामाजिक अध्ययन को हम पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों में क्या क्या चीज की जानकारी देना चाहते हैं, क्या उनको एक उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो वो हमने पिछले उसमें पढ़ा था। जैसे माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य प्रजातंत्र का महत्व बताना, अंतरराष्ट्रीयता की भावना को जगाना या विश्व बंधुत्व की भावना को जगाना है, या विश्व के देशों की परस्पर निर्भरता क्या होती है उसको बताना, शासन व्यवस्था की जानकारी देना, किसी भी देश की कैसे कैसे शासन व्यवस्था होती है उसकी जानकारी उसको देना, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखना, मानव सभ्यता की बुनियादी एकता की जानकारी इसको देना और परिवर्तन प्रक्रिया की जानकारी इसको देना। लेकिन उसी के साथ साथ जो है हमारी एक 1957 में मद्रास में, जो उस टाइम मद्रास कहते थे लेकिन अब चेन्नई कहते हैं उसको, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर विचार करने हेतु अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में कहा गया था कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के जो उद्देश्य विद्यार्थियों को कुशल नागरिक बनाना है, यानी कि इन सब चीजों को जब हम दे रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं तो इससे मानव क्या बनेगा, एक तो कुशल नागरिक बनेगा है, एक तो अपने देश का कोई कुशल नागरिक बनेगा। यानी कि माध्यमिक स्तर पर हम बच्चों को एक कुशल नागरिक बनाना चाहते हैं। जो एक राष्ट्र का एक व्यक्ति होता है वो नागरिक होता है, उसका उस नागरिक को एक पारंगत बनाना है, कुशल बनाना है। किस चीज में पारंगत बनाना है कि वो उस प्रजातंत्र के या उस राष्ट्र के जो है प्रति वफादार रहे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाए, है ना। तो और कौन कौन सी चीज इसमें आ सकती है, तो कुशल नागरिक से हमारा अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि कुशल नागरिक उन्होंने इसको माना है, उस समिति में यह निर्णय लिया गया। किसको माना है अब वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, जिनमें अपनेपन की भावना विद्यमान हो। अपनापन यानी कि जितने भी नागरिक हम रह रहे हैं एक राष्ट्र में, उनमें आपस में अपनेपन की, भाईचारे की भावना उसमें होनी चाहिए। दूसरा, जो तर्क द्वारा उचित निर्णयों पर पहुंचने की शक्ति रखता हो। उचित निर्णय यानी कि तर्क द्वारा, तर्क भी एक तर्क होता है, कुतर्क होता है, लेकिन कुतर्क हमें नहीं करना चाहिए। कुतर्क से जो है सर्वनाश होता है और तर्क से जो है हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो तर्क के माध्यम से वो उचित निर्णयों पर पहुंचने की उसकी सामर्थ्य हो। तीसरा इसमें बताया है कि जो निरंतर अपने अधिकारों और अपने जो मूल कर्तव्य संविधान के द्वारा दिए गए हो उनके प्रति जागरूक हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जिसके मन में समस्त मानव समाज का कल्याण निहित हो। यानी कि एक राष्ट्र में जितनी भी मानव जाति रहती है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, किसी भी जाति की है, किसी भी संप्रदाय की है, किसी भी जेंडर से बिलोंग करती हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करती हो, उनमें आपस में एक प्रेम की भावना हो, सहकारिता की भावना हो और उसमें पूरे लोगों का एक आत्म कल्याण, उनका से कल्याण करने की भावना उनके अंतर्गत जागृत होनी चाहिए। तो उसको एक कुशल मानव माना है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार स्वयं को समायोजित कर सकता हो तो वह एक कुशल नागरिक कहलाएगा। कौन? जो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, हर समाज में एक सांस्कृतिक वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण होता है, प्राकृतिक वातावरण होता है। तो जो व्यक्ति उससे समायोजन कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है ना, उसमें अपना जीवन यापन लगा देता है, अपना जीवन लगा देता है उसको सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए, तो उसको उन्होंने कुशल मानव माना है। नेक्स्ट, जिनको अपने आसपास के व्यक्तियों के जीवन की जानकारी होती है वो कुशल नागरिक होता है। यानी कि बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं उन्हें अपने परिवार की पूरी जानकारी नहीं होती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरे और छोटे बड़े भाई हैं, हमारे मतलब एक परिवार, संयुक्त परिवार होता है, इसमें चाचा ताऊ होते हैं, है ना, दादा दादी होते हैं,
बहुत बड़ा परिवार होता है, तो उसमें बहुत से व्यक्तियों को उन्हीं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती अपने परिवार की, तो समाज की जानकारी कहाँ होती है। तो बहुत से व्यक्ति इस तरह के जागरूक व्यक्ति होते हैं कि उन्हें अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी होती है कि उसके यहाँ इतने बच्चे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, कौन नौकरी पे चला गया है, किसका व्यवसाय किस स्तर का चल रहा है, किसको जो है धन की आवश्यकता हो रही है, किसको ज्ञान की आवश्यकता हो रही है, किसके घर में शादी होने वाली है, निर्धन परिवार है, उसको थोड़ा सा सहयोग कर सकते हो, है ना। तो कौन से मतलब धर्म में या कौन से संप्रदाय में या कौन सी जाति में किस चीज की आवश्यकता हो रही है, तो वो उसको वहां पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के कुछ जागरूक लोग होते हैं, तो उनको उन्होंने कुशल मानव माना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जिनमें व्यापक राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो। राष्ट्रभक्ति अपने देश की भक्ति करना। भक्ति का मतलब यह है कि जो उसकी थ्योरी है, जो उसके सिद्धांत है, जो उसके विचार है, जो उसके नियम है, जो उसके कानून है, उसमें श्रद्धा रखना, उसमें विश्वास रखना और उसी के अनुसार चलना, अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालना, तो वो भक्ति कहलाती है। तो उसको कुशल मानव माना है इसने। आगे उन्होंने बताया कि जो दूसरों की प्रशंसा, सेवा और आदर कर सकते हैं। दूसरों की प्रशंसा करना जो है एक अच्छी बात है। दूसरों की प्रशंसा जो है बहुत कम लोग करते हैं। दूसरों से ईर्ष्या जरूर कर देंगे, घृणा जरूर करेंगे, उसकी कमियां जरूर गिना देंगे उसमें कि इसमें ये कमियां वो कमियां है, लेकिन प्रशंसा करना हर एक की बस की बात नहीं है। दूसरे का आदर करना, दूसरे की सेवा करना, तो अगर ये विचार है किसी के अंदर तो वो कुशल मानव उसको बताया है लोगों ने। और लास्ट में उन्होंने बताया कि जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहना अनुभव करते हैं, यानी कि सामाजिक प्राणी के रूप में एक दूसरे पर हमें निर्भर रहना आना चाहिए, वो एक कुशल मानव कहलाता है। क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह की प्रतिभा संपन्न लोग रहते हैं, तो एक दूसरे की प्रतिभा से हम काम ले सके, सहयोग कर सके एक दूसरे के हिसाब से, तो उसको उन्होंने कुशल मानव बनाया है या माना है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये उद्देश्य है और इसके आधार पर जो कुशल मानव के उन्होंने चीजें बताई है, उसके बारे में बताया कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही माध्यमिक स्तर पर छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित बातों से परिचित कराया जाना चाहिए। यानी कि ये तो एक हेडिंग हो गई है। ये हेडिंग जो है, ये उद्देश्य जो है कब प्राप्त होंगे हमें, यानी कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये जानकारी उसको होनी चाहिए। हर फील्ड की जानकारी, जैसे आर्थिक जगत की जानकारी, जैसे समाज की जानकारी, जैसे राजनीति से संबंधित जानकारी, जैसे कुछ करंट अफेयर की कुछ जानकारी होती है, समसामयिक घटनाएं हो जाती है, समस्याएं हो जाती हैं, इन सब चीजों की जानकारी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि कुछ समसामयिक समस्याएं होती है, उनकी जानकारी उनको होनी चाहिए। कैसे? विश्व शांति के लिए हो रहे विभिन्न प्रयास और उनमें भारत का योगदान क्या होना चाहिए, यानी कि विश्व शांति के लिए कौन कौन से संगठन बनाए जा रहे हैं या बन चुके हैं, उन संगठनों में भारत अपनी भागीदारी किस प्रकार से करता है, तो उस चीज की भी जानकारी उस माध्यमिक स्तर पर बच्चों को देना चाहिए। जैसे आपके विश्व स्तर के, जैसे यूएन तो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर आपका विश्व स्वास्थ्य संघ हो गया, या वर्ल्ड बैंक की बात हो जाती है, WTO आपका है ना, तो इस तरह के यूनिसेफ है, यूनेस्को है, आपके विश्व स्तर के कुछ संगठन है, तो उनकी जानकारी ये क्या ये विश्व शांति के लिए या विश्व को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए क्या ये प्रोग्राम चला रहे हैं, उन प्रोग्राम को चलाने में हमारा देश का क्या सहयोग है, क्या वो पैसे से सहयोग करता है, क्या अपने प्रतिनिधि भेजता है, क्या अपनी प्रतिभा भेजता है वहां पर उसको सहयोग करने के लिए, इसकी जानकारी देना। दूसरा कि भारत की जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की विदेश नीति है, गुटनिरपेक्षता की हमारे यहाँ से विदेश नीति है कि उसमें एक चीज विदेश नीति जो है अगर हम देखें यहाँ पर तो दो उसमें बटा हुआ है, दो भागों में लोग बटे हुए हैं, तो वो उस दो भागों में न बट करके हमारे यहाँ जो है एक गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया है, एक पंचशील के सिद्धांत को भी यहाँ पर अपनाने की कोशिश की गई है, उसकी जानकारी भी उसको दी जानी चाहिए।
तीसरा इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। विज्ञान का और तकनीकी का जो टेक्नोलॉजी है उसका अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और बहुउद्देशीय जो मल्टीनेशनल जो कुछ प्लानिंग होती है, योजनाएं होती है, वो क्या क्या है, किस देश को मिलती है, वो नहीं मिलती है, उसकी सबकी जानकारी। प्रजातंत्र की उपलब्धियां क्या होती हैं, उसकी समस्याएं क्या होती हैं, वो समस्या का समाधान कैसे होता है, ये जानकारी उसको होनी चाहिए। जनसंचार के साधनों का विकास क्या होता है ना, और जन कल्याण की क्या भूमिका होती है, जो जनसंचार के हमारे साधन है। जन जन तक हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मोबाइल के माध्यम से हो रही है या इंटरनेट के माध्यम से हो रही है या मैगजीन्स के माध्यम से हो रही है, समाचार के माध्यम से हो रही है, टीवी के माध्यम से हो रही है ना। तो ये इन साधनों का कैसे विकास होगा, जन कल्याण में की क्या भूमिका होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आती है आर्थिक जगत की, आर्थिक पक्ष की जानकारी, उसको ये समस्याओं के बारे में उसको पता होना चाहिए। जैसे भारत की कृषि और उसका आधुनिकीकरण क्या है, भारत की कृषि कैसी है, परंपरागत कृषि कैसी थी, अगर उसमें आधुनिक यंत्रों को हम लेकर के आ रहे हैं, जो एक सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो बीज विभिन्न प्रकार के बीजों को बोते हैं, तो उत्पादकता जो है हमारी बढ़ रही है, वो तो उसकी जानकारी देनी है। भारत की जो उद्योग धंधे हैं उनकी जानकारी, तो भारत इसमें जो विज्ञान और तकनीकी का क्या योगदान कर सकता है हमारा, इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विज्ञान का क्या योगदान है, तकनीकी का क्या योगदान है, उसके योगदान से कितना इसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसकी जानकारी देना। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, जिस पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही पूरे भारत में जो है पूरा आर्थिक विकास कार्यक्रम जो चलाया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सबकी जानकारी उनको देना। और उसके बाद में अन्य देशों के साथ में भारत के आर्थिक संबंध कैसे हैं, कौन कौन सी जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाओं का आपस में मिलजुल करके किस तरह से उसका लाभ कमाना चाहते हैं। यानी कि एक किसी योजना को बनाने के लिए अगर एक देश के पास उतना पैसा नहीं है, तो 2-3 देश मिलकर के उस योजना को पूरा करते हैं ना। तो किस देश के साथ में हमारे इस तरह के कुछ संबंध जुड़े हुए हैं, उसकी जानकारी देना। तो विश्व के देशों की आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता, एक देश दूसरे देश को, जैसे किसी के यहाँ से कोई आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ की आपदा आ गई, भूकंप की आपदा आ गई है, बीमारी फैल गई है, तो उसमें एक देश दूसरे देश को जो है राहत सामग्री पहुंचाता है, तो उस तरह की कुछ आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तो उसकी जानकारी उन्होंने बताई है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि भौगोलिक पक्ष की भी कुछ समस्याएं होती है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि विभिन्न ग्रह और पृथ्वी की उनमें स्थिति क्या है ना। तो देखिए हर ग्रह जो होता है, हर देश से उसकी अलग अलग दूरी भी हो जाती है ना, उसकी भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग हो जाती है। देखिए कभी कभी चंद्र ग्रहण होता है, तो भारत में मान लिया अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो हो सकता है जो अमेरिका है वहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण ना हो, या दूसरा देश हो वहां पर अर्ध चंद्र ग्रहण हो, वहां पर कुछ उसका अंश दिखाई दे रहा हो, है ना। ऐसे सूर्य ग्रहण की बात आती है, तो कुछ ये भौगोलिक घटनाएं होती है कि इनसे हर देश प्रभावित होता है, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है, उस चीजों के बारे में भी बताना है। ग्रहों की गतियां क्या होती है, जलवायु होते हैं, मौसम होते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। हर देश की अलग अलग जलवायु है, उस जलवायु के अकॉर्डिंग ही वहां पर फर्क फसलें उगाई जाती हैं, उद्योग धंधे वहां उसी के हिसाब से लगे हुए होते हैं, उसी के हिसाब से वहां पर मनुष्य पैदा हो रहे हैं, उनका रहन सहन जीवन यापन उसी के हिसाब से चलता है, तो सब चीजों की जानकारी होना। नेक्स्ट इसमें बताया कि विश्व के प्राकृतिक भाग और भौगोलिक विशेषताओं का उनके व्यक्तियों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में उनके भौगोलिक जैसी उसकी विशेषता होती है या उनका विश्व का जो प्राकृतिक रचना होती है, उसकी जो प्रभाव जो है व्यक्तियों के जीवन पर अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट इसमें बताया कि भारत की भौगोलिक जो विशेषताएं है, जैसे आपकी जलवायु है, वन है, पर्वत है, नदियां है, कृषि है, उद्योग है, इन सब चीजों की जानकारी भी दी जानी चाहिए माध्यमिक स्तर पर। और नेक्स्ट इसमें बताया कि भारत की जो परिवहन तंत्र है या संचार व्यवस्थाएं है वो किस प्रकार की है, इन सब चीजों की जानकारी भी इसके माध्यम से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया है कि जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष है उसकी जानकारी भी बच्चों को देनी चाहिए, तभी हमारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। जैसे आदि मानव का
जीवन विकास के लिए संघर्ष। आदि मानव किस प्रकार से पहले रहता था, है ना, उसने उसका रहन सहन, उसका जीवन यापन कैसा था, कहाँ वो रहता था, कैसे अपने शरीर को ढकता था, अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करता था, और वो धीरे धीरे विकास करता हुआ आज हम जो है 21वीं सदी में जो जी रहे हैं वो किस प्रकार से जी रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से हमने संघर्ष करे हैं, इन सब चीजों की जानकारी। विभिन्न जातियों का जीवन साधनों की खोज में विभिन्न स्थानों पर रहना। नेक्स्ट इसमें विभिन्न सभ्यताओं का जन्म कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ है, इसकी जानकारी देना। आर्य जाति का वास्तविक स्थान कहाँ था, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसकी जानकारी के बारे में भी इन्होंने बताया है। जैसे यूनानी हुए, मुस्लिम हुए, ईसाइयों का भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो आक्रमण हुए, इनके द्वारा हमले हुए हैं, तो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को किस प्रकार से इन्होंने प्रभावित किया है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, है ना, तो इस सब तरह से इन्होंने प्रभावित किया है, तो उसकी जानकारी इसमें दी जाती है। नेक्स्ट इसमें बताया कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यानी कि प्राचीन भारत कैसा था, फिर आपका मध्यकालीन भारत कैसा रहा, फिर आधुनिक भारत कैसा रहा, उनमें हमने किस किस तरह के परिवर्तन देखे हैं, आपके सामाजिक परिवर्तन भी हुए, आध्यात्मिक धार्मिक परिवर्तन भी हुआ, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, किन किन परिवर्तनों से हम होकर के गुजरे हैं, तो 3 चरणों में इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट में बताया कि आधुनिक संस्कृति के विकास में विभिन्न संस्कृतियों का क्या योगदान रहा है, क्योंकि एक संस्कृति जो बनती है वो विभिन्न संस्कृतियों से कुछ ना कुछ लेकर के, कुछ ज्ञान लेकर के, कुछ रीति रिवाज, कुछ मूल्य, कुछ प्रतिमानों को लेकर के ही वो संस्कृति डेवलप होती है, तो उसकी भी उसको जानकारी देना है। तो कुछ नागरिक और राजनीतिक पक्ष की जानकारी के बारे में भी उन्होंने बताया है, जैसे सामुदायिक जीवन का संगठन, जैसे घर क्या होता है, परिवार क्या है, ग्राम, नगर, राज्य, राष्ट्र और इनका आपस में पारस्परिक संबंध क्या होता है ना। एक व्यक्ति जो है शुरुआत कहां से करता है, अपने परिवार से करता है, फिर वो धीरे धीरे पड़ोस में, समाज में जाता है, जिले में जाता है, फिर राज्य में, राष्ट्र में जाता है, अपनी प्रतिभा का जो है डंका बजवाता है ना, वो किस तरह से सहयोगी क्रियाएं कर रहा है, तो वो सब चीजों की जानकारी उसको होना। विभिन्न स्तरों पर जो है आप जैसे ग्राम पंचायत की बात बताएं, अभी मैंने बताया कि राज्य स्तर की बात बताई थी, केंद्र स्तर की, इनकी सरकारें कैसी होती है, इनकी शासन व्यवस्था कैसी होती है ना, तो इनका आपस में केंद्र और राज्य में संबंध क्या होता है, ये किस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, केंद्र की जो योजना होती है वो राज्यों में किस प्रकार से लागू की जाती है ना, तो उसमें क्या क्या योगदान होता है, उसका आर्थिक योगदान क्या होता है, सब चीजों की जानकारी देना। जो भारत का आपका संविधान है उसकी जानकारी देना, उसकी जो विशेषताएं क्या है, उसके जो कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद उसमें जो दिए गए थे, है ना, अनुसूचियां कितनी थी, कितनी आगे बढ़ गई है, उसकी धाराएं कौन सी है, अधिनियम कौन कौन से है, आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये विशेषताएं सब, मौलिक अधिकार कितने हैं आपके, है ना, और आपके मूल कर्तव्य कितने हैं, सरकार क्या है, राज्यपाल क्या, राष्ट्रपति क्या, मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री कैसे क्या होता है, कैसे इनका चुनाव होता है, कैसे ये बनते हैं, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं, न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका में हर राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, एक उच्च न्यायालय होता है, एक पूरे देश का एक न्यायालय, तो उसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जो दिल्ली में स्थित है ना। तो इन सब चीजों की एक जानकारी देना, तब ये जानकारी अगर उन बच्चों को मिल गई तो कुशल नागरिक बन गया, तो वो एक ये जो हमने उद्देश्य बताए थे, ये इन उद्देश्यों की हमने प्राप्ति कर ली। अगर ये सारी जानकारी उनको हो गई और उन जानकारी को अपने उन्होंने आचरण में उतार दिया, उसके अकॉर्डिंग वो है अपना आचरण कर रहे हैं, अपना जीवन यापन उसी के अनुसार कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि एक टीचर ने जो है बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए।